Hello student, in this video I explain about translation process. As you know that translation is a method where we form protein through the mRNA structure. So that is also known as a protein synthesis. Okay, so in this video we understand about how to protein synthesis occur, how the translation processes occur, and which mainly step and which is the method involved in the translation process. So start करते हैं. सो हियर स्टूडेंट, फर्स्टली हम ये समझेंगे कि क्या लोकेशन होती है, कहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है और ये सेल के किस पार्ट में अकर होती है. सो लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो एक सेल के न्यूक्लियस में होती है. लेकिन अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में. दैट मीन्स कि ये अगर सेल है और ये सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है. तो हम लोकेशन और कहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हुआ कैसे, तो आप जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जहाँ पे डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से एमआरएनए का स्ट्रक्चर बन रहा था, देन ये एमआरएनए का स्ट्रक्चर ट्रांसफर हो रहा है साइटोप्लाज्म में एंड देन यहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी. तो अब अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट थिंग को. सो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट ये समझेंगे कि ट्रांसलेशन है क्या. तो आप जानते हैं डिकोडिंग द कोडेड इंफॉर्मेशन कैरिंग बाय एमआरएनए इनटू प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसलेशन. भाई ट्रांसलेशन अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जैसे मैंने कोई लाइन बोली हिंदी में और मैंने बोला आप इसे ट्रांसलेट करो, तो आप उसे ट्रांसलेट जिस लैंग्वेज में मैं बोलूँगा कि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. मैंने बोला आप इसे चाइनीज़ में ट्रांसलेट करो तो आप उसे चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करोगे. सेम वैसे ही यहाँ पर भी क्या करना है, जो एमआरएनए में मैसेज है, कोडेड मैसेज है, उसे हमें ट्रांसलेट करना है और उससे हमें प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है. या फिर अगर हम ये बोलें सो सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन. आप जानते हैं कि प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ पॉलीपेप्टाइड. सो यहाँ पे हमें क्या करना है कि पॉलीपेप्टाइड चेन ऑन एमआरएनए स्ट्रैंड विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए एंड राइबोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. मतलब हम टीआरएनए और राइबोसोम की हेल्प से, एमआरएनए की हेल्प से जो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले हैं उसे ही हम ट्रांसलेशन बोलते हैं. सो आप आई होप ट्रांसलेशन समझ गए होंगे. देन हमने पहले ही समझा है कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती कहाँ है, सो दैट अकर इन अ साइटोप्लाज्म. अब हम ये समझते हैं कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है. सो फर्स्ट थिंग हमारे पास एमआरएनए का स्ट्रैंड होना चाहिए, हमारे पास टीआरएनए होना चाहिए, राइबोसोम होना चाहिए, अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, अमाइनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम होना चाहिए, पेप्टाइडल सिंथेटेज एंजाइम होना चाहिए, एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस दैट मीन्स एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड जीटीपी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये एनर्जी प्रोवाइडिंग थिंग हमारे पास होनी चाहिए. और साथ ही साथ हमारे पास मैग्नीशियम आयन भी प्रेजेंट होना चाहिए. सो टोटल हमारे पास 9 थिंग्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी, जिनकी रिक्वायरमेंट्स होगी ट्रांसलेशन की प्रोसेस में. नेक्स्ट स्टेप को अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में टोटल स्टेप कितने आने वाले हैं. तो हम यहाँ पे कुछ मेनली यहाँ पे मैंने मेन स्टेप लिखे हैं, अदरवाइज होंगे कुछ और भी, हम और भी स्टेप्स को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. सो यहाँ पे 5 स्टेप हैं टोटल जो कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में होते हैं. फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, क्योंकि हमें प्रोटीन फॉर्म करना है और आप जानते हो कि प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या, सो अमाइनो एसिड है. तो हमें यहाँ पे अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. देन अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड टू द टीआरएनए. देन हमें टीआरएनए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि टीआरएनए ही क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा. प्रीवियस वीडियो में हमने टीआरएनए के फंक्शन और स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया था. देन इनिशिएशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, जो भी हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसे हम इनिशिएट करेंगे. इनिशिएशन अगर
शॉर्ट वन में बोलूँ तो थर्ड स्टेप जो होगा वो इनिशिएशन होगा ट्रांसलेशन में, फोर्थ स्टेप जो होगा वो इलोंगेशन होगा और फिफ्थ स्टेप जो होगा वो टर्मिनेशन होगा। सो टोटल यहाँ पे 5 स्टेप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपको मैंने mRNA, tRNA और rRNA के बारे में प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया था, तो यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे राइबोसोम के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड जरूर करेंगे, ताकि हम जानते हैं कि जो राइबोसोम है वो बहुत इसेंशियल है प्रोटीन सिंथेसिस में। सो स्टूडेंट, लिसन केयरफुली अबाउट द राइबोसोम। स्टूडेंट, एज यू नो दैट राइबोसोम क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये तो बेसिक थिंग है, हम सब जानते हैं। देन उसके बाद आप ये भी जानते हो कि राइबोसोम जो है वो 2 स्मॉल सब यूनिट से फॉर्म होता है। एक स्मॉल होती है यूनिट और दूसरी लार्ज यूनिट होती है। सो टोटल 2 यूनिट्स होती हैं राइबोसोम में, जिनके थ्रू राइबोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। आफ्टर दैट स्टूडेंट, नेक्स्ट फैक्ट को यहाँ पे समझेंगे हम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। अगर स्पेशल नेम देने की बात हम करते हैं तो हम बोलते हैं राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो सिंपल सी बात है कि जो भी हमारा यहाँ पे एक तरीके से बोलेंगे होम होने वाला है या प्लेस होने वाला है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो राइबोसोम ही होगा। सो स्टूडेंट, लिसन केयरफुली अबाउट दैट। ये जो यूनिट आपको दिख रही है ये लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम के स्ट्रक्चर की, ओके। और ये जो आपको इस यूनिट दिख रही है वो स्मॉल सब यूनिट है। तो हमने यहाँ पे समझा कि जो ये आपको यूनिट दिख रही है वो क्या है, लार्ज सब यूनिट है, और जो ये स्मॉल आपको यूनिट दिख रही है ये स्मॉल सब यूनिट है। अगर हम 70S राइबोसोम की बात करते हैं तो हम बोलते हैं 70S राइबोसोम जो है वो 50S प्लस 30S राइबोसोम की यूनिट से फॉर्म होगा। तो आप यहाँ पे टोटल करते हैं, मैंने क्लास में आपको डिफाइन किया है, प्रीवियस डिफाइन कर चुका हूँ कि ये 70S कैसे फॉर्म हुआ है। सो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कि यहाँ पे S का मीनिंग क्या है, 30S, 50S या 70S में S का मीनिंग क्या है, ये आपको आंसर करना है। सो स्टूडेंट, ये जो आप लार्ज सब यूनिट देख रहे हो ये क्या है, 50S हो जाएगी, और जो ये आप स्मॉल सब यूनिट देख रहे हो वो 30S हो जाएगी। अब स्टूडेंट, मेन रोल क्या है, हम क्यों यहाँ पे राइबोसोम को, मैंने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइबोसोम का स्ट्रक्चर। राइबोसोम की दोनों सब यूनिट, चाहे वो लार्ज यूनिट हो या स्मॉल यूनिट हो, ये प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर ही एक दूसरे से अटैच होते हैं। अदरवाइज ये इनएक्टिव फॉर्म में सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, ये अटैच नहीं होते, ये एक साथ नहीं प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट थिंग आप इतनी समझ गए। सेकेंड थिंग आप समझिएगा, जब हम बोलते हैं कि हमें mRNA के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस करनी है, तो जो mRNA का स्ट्रक्चर है वो हमेशा स्मॉल सब यूनिट से अटैच होता है। आई होप आप इस फैक्ट को भी समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैंने बोला कि जो भी आपकी यूनिट है स्मॉल यूनिट, उससे हमेशा mRNA का स्ट्रक्चर अटैच होगा, ना कि लार्ज सब यूनिट से। अब हम लार्ज सब यूनिट को और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे लार्ज सब यूनिट के पास 3 स्पेशल साइट होंगी, 3 स्पेशल बाइंडिंग साइट होंगी, जिन्हें हम बोलते हैं EPA साइट। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख पा रहे हो, ये A साइट है, ये P साइट है और ये E साइट है। इन्हें आपको सीरियल वाइज ही प्रिपेयर करना है। तो अगर आप सीरियल वाइज प्रिपेयर करते हो तो आप इसे एक कोड के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो, एप, ओके। अब ये एप आपको ऐसे सीधे नहीं लिखना है, एप आपको उल्टा लिखना है। कैसे लिखना है आपको एप? आपको एप लिखना है APE। एप समझते हैं ना, एप्स वाला, पी वाला जो एप है, चिंपैंजी क्या है, एप है, ठीक है। तो वो वाले एप की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने APE साइट समझा कि ये APE क्या है, बाइंडिंग साइट है। APE स्पेशल साइट है जो कि लार्ज सब यूनिट के राइबोसोम में प्रेजेंट होती है। अब A को क्या बोलते हैं? तो अगर आप A की बात करेंगे तो A को हम बोलते हैं अमाइनो एसिड tRNA बाइंडिंग साइट। इज दैट क्लियर?
ए का नाम क्या है, अमाइनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट। दैट मीन्स कि जो टीआरएनए अभी आएंगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस में अटैच होने के लिए एमआरएनए से, वो कहाँ पे आएंगे, सो वो ए साइट पे आएंगे। तो हमने इसीलिए इसे नाम दे दिया अमाइनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट। देन सेकेंड को हमने बोला है पी साइट या पी बाइंडिंग साइट। तो पी साइट के बारे में अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो पी को हम बोलते हैं पेप्टाइडल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। दैट मीन्स यहाँ पे पी पे वो टीआरएनए हमारा अटैच होने वाला है जो कि कैसा है, पेप्टाइडल बॉन्ड जिसके पास प्रेजेंट होगा वो यहाँ पे अटैच होगा। तो फिर से एक बार समझिएगा, ए साइड जो है उसे हम एक्सेप्टर साइड भी बोलते हैं, जो कि अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स को एक्सेप्ट करेगा। पी साइट के बारे में मैंने बताया कि जो पी साइट है वो क्या करता है, वो अमाइनो एसिड टीआरएनए में जो लगातार पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होगा, अमाइनो एसिड को अटैच करने की प्रोसेस होगी, वो कहाँ पे होगी, पी साइट पे होगी। देन ई साइट जो आप लास्ट वन है, ई साइट जिसे आप बोल रहे हो, ई साइट में क्या होगा, टीआरएनए एग्जिट होगा। इसीलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ई साइट को इन्होंने एग्जिट साइट बोला है, ई फॉर एग्जिट। ओके, सो यहाँ से क्या होगा, जो टीआरएनए है वो रिमूव होगा। सो टोटल हमने यहाँ पे साइट को समझा। अब हम यहाँ पे ये भी समझेंगे अभी कि कौन सी साइट पे कौन सा अटैच हो रहा है, टीआरएनए कैसे अटैच हो रहा है और टीआरएनए एग्जिट कैसे हो रहा है। सो आई होप यहाँ तक आप इतना समझ गए होंगे कि स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट राइबोसोम की है क्या, ईपीए साइट क्या होती हैं और राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता कैसे है। देन हम अब स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस। सो स्टूडेंट हियर first of all here you understand about how to translation process is occur. So first thing here about the translation how it work. So translation कैसे वर्क करता है आप जानते हैं, जो डीएनए का एंटी सेंस स्ट्रैंड है जिसमें ACC के फॉर्म में कोड प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, उनसे हम ट्रांसक्रिप्ट करके एमआरएनए फॉर्म करते हैं UGG के फॉर्म में, जो कि हम ट्रांसक्रिप्शन में समझे थे। देन उसके बाद हम यहाँ पे ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को, इसी जो ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए है इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल UGG है तो UGG किसके लिए कोड करेगा, किस अमाइनो एसिड के लिए, तो TRP। देन UUU तो हमने बोला PHE एंड देन GGC के बारे में बोला तो GLY, ये अमाइनो एसिड्स हैं जिनके लिए ये क्या करने वाला है, कोड करेगा। तो हम इस प्रोसेस को यहाँ पे समझेंगे। सो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट स्टेप को, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड को। अब एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड का मतलब क्या है कि हमारे पास जो सेल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये एक सेल है। ओके, सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। अब हमें इन्हें क्या करना है, अमाइनो एसिड्स को हमें एक्टिवेट करना है। ओके स्टूडेंट, सो अब हम अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करेंगे। सो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया कि हमें यहाँ पे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को एक्टिवेट करना है। सो ये एक्टिवेट होंगे कैसे, सो यहाँ पे हमें कुछ एंजाइम की हेल्प लेनी होगी और उस एंजाइम का नाम है अमाइनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। ओके स्टूडेंट, लिसन केयरफुली। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड के स्टेप में हमें क्या करना है, अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करना है और एक्टिवेट करने के लिए हमें एंजाइम की हेल्प लेनी है। और वो एंजाइम कौन सा होगा, अमाइनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। और उसके साथ ही साथ क्या चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि भाई एनर्जी चाहिए होगी ना, एनर्जी हमें गेन करनी है तो वो हम एटीपी के मॉलिक्यूल से गेन करेंगे। अब जब एटीपी और अमाइनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम ऐड होंगे देन ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे अमाइनो एसिड एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। तो फिर अब हम इसे रिएक्शन वाइज अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमने बोला कि हमारे पास अमाइनो एसिड है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये अटैच हुआ एटीपी प्लस अमाइनो एसिड सिंथेटेज से। देन आप जानते हो कि यहाँ पे मैग्नीशियम आयन जो हैं वो एज अ कैटालिटिक बोल सकते हैं आप, फंक्शन शो कर रहे हैं। देन यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा अमाइनो एसिड एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस PP पाइरोफॉस्फेट। ओके, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा और हमारे अमाइनो एसिड के जो स्ट्रक्चर है वो
एक्टिवेट हो गए। अब यहाँ पे हम अमाइनो एसिड को केवल अमाइनो एसिड नहीं बोलेंगे, हम इसे अमाइनो एसिड एडिनाइलेट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? देन स्टूडेंट, अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गया। अब हमें उस अमाइनो एसिड को क्या करना है? अब हमें उस अमाइनो एसिड को टीआरएनए से अटैच करना है। सो जो हमारा सेकेंड स्टेप होने वाला है वो क्या है? अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड टू द टीआरएनए। तो टीआरएनए में आप जानते हो डिफरेंट आर्म्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, पहले ही मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। तो आपने क्या किया कि जो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर था उससे आपने अटैच किया, और कहां पे? अब आप ये अटैच होगा कैसे? तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि डीएचयू लूप होता है, डीएचयू आर्म प्रेजेंट होती है टीआरएनए के स्ट्रक्चर में, जहां पे जो कि मोस्टली एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टीआरएनए रिकॉग्नाइज द एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू इट्स एंटी कोडॉन। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? डीएचयू जो लूप है वो रिकॉग्नाइज करेगा एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को। भाई हम जानते हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्म में, सारे अमाइनो एसिड तो नहीं एक्टिवेट हो गए होंगे ना, कुछ ही अमाइनो एसिड तो एक्टिवेट हुए होंगे। तो ये टीआरएनए की जो डीएचयू लूप आर्म है ये रिकॉग्नाइज करेगी कि कौन सा अमाइनो एसिड एक्टिवेट है। रिकॉग्नाइज हो गया, देन उसके बाद ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड जो है वो बाइंड होगा 3' इंड। आपको याद होगा टीआरएनए में मैंने बताया था कि ये 3' जो इंड है यहाँ पे अनपेयर्ड बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अमाइनो एसिड से अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे अमाइनो एसिड जो भी एक्टिवेट हैं वो इस आर्म से अटैच हो जाएंगे। तो हम इस प्रोसेस को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि यहाँ पे जो भी अमाइनो एसिड हैं वो अटैच हुए, और अटैच होने के बाद ये टीआरएनए एक कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स, या अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और उसके साथ ही साथ ये एनर्जी भी रिमूव करेगा। तो आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि ये टीआरएनए का कॉम्प्लेक्स था। टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो इसकी आर्म के स्ट्रक्चर से अटैच हो गया। इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं ये कैसे अटैच हुआ है। देन उसके बाद इसने एटीपी से एनर्जी ली थी, पता ही है आपको, और ये एटीपी से चेंज किस में हो गया? एएमपी के फॉर्म में, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में। एंड देन एक एएमपी का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हुआ, और फिर आपने देखा कि ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो गया, और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। सो आई होप आप इस स्टेप को भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो अब जो अगला स्टेप हमारे पास आने वाला है वो है इनिशिएशन स्टेप, और इनिशिएशन फुल अगर बोलूँ मैं तो इनिशिएशन ऑफ पॉली पेप्टाइड चेन का स्टेप होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सो यहाँ पे स्टूडेंट हम करने क्या वाले हैं? हमें इनिशिएट करनी है प्रोसेस को। अब आप जानते हो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे हमें जो भी हमारे पास ओवरऑल, ये तो आप समझते हो कि डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बना, और एमआरएनए से ट्रांसलेशन की प्रोसेस में प्रोटीन बना। तो इस स्टेप को आप समझ गए। नेक्स्ट स्टेप को मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। हमने क्या किया? हमने सेल से एमआरएनए, यहाँ पे समझिएगा ये सेल थी, ये न्यूक्लियस था, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस से एमआरएनए हमने साइटोप्लाज्म में निकाला था, ठीक है। तो ये आप समझिएगा ये पूरा है क्या? ये सेल का साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है। इतना समझ गए आप? अब करना क्या है? अब हमें क्या करना है? हमारा एमआरएनए का स्ट्रक्चर ये है, सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो गया है। कहाँ से आया है? न्यूक्लियस से आया है। और ये आपने देखा ये ओवरऑल क्या है? एमआरएनए का स्ट्रक्चर है। समझ गए इतना? अब मैंने आपको बताया था कि जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है उसकी स्मॉल सब यूनिट से एमआरएनए अटैच होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये आरएनए की स्मॉल सब यूनिट है, और ये दैट मीन्स कि ये राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है, और ये राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है। तो अब ये जो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है इससे ये एमआरएनए का स्ट्रक्चर अटैच हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए? और फिर उसके बाद जैसे ही ये स्ट्रक्चर यहाँ पे अटैच होगा वैसे ही ये राइबोसोमल जो लार्ज सब यूनिट है वो दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। फिर से समझिएगा, ये है स्मॉल सब यूनिट,
यहाँ पे इससे mRNA का स्ट्रक्चर अटैच हो गया, देन उसके बाद वैसे ही यहाँ पे ये एक्टिवेट होकर के लार्ज सब यूनिट भी अटैच हो जाएगा, तो ये टोटल एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। देन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये tRNA का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, लेकिन अभी हम इसे नहीं छुएंगे। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इनिशिएशन की प्रोसेस में मैंने बताया कि जो राइबोसोम है वो mRNA का स्ट्रक्चर है, फिफ्थ एंड में से वो बाइंड होगा, राइबोसोम से बाइंड होगा mRNA का स्ट्रक्चर। देन उसके बाद यहाँ पे जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है वो रिकॉग्नाइज करेगा इनिशिएटर कोडॉन को, AUG को। यहाँ पे आप देख पा रहे थे कि ये जो कोड है AUG, इसको रिकॉग्नाइज किया, इसी पॉइंट पे अटैच होगा, क्योंकि इनिशिएशन की प्रोसेस वो हमें AUG कोडॉन से स्टार्ट करनी है। AUG आपको पता है किस अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, तो हम यहाँ पे जानते हैं ये कोड करता है मेथियोनिन अमाइनो एसिड के लिए। सो इस प्रोसेस को हम समझ चुके हैं। देन हम जानते हैं कि इनिशिएशन में क्या होगा, नेक्स्ट जो tRNA है वो वो क्या रखेगा अपने पास, एंटी कोडॉन रखेगा, और किसके अपोजिट, क्योंकि प्रोसेस AUG से स्टार्ट होनी है, सो वो उसके अपोजिट कोड रखेगा, तो हम उसे एंटी कोड बोलेंगे, और वो है क्या, UAC। ओके, जिसे हम क्या बोलेंगे, फॉर्मिल मेथियोनिन बोलेंगे हम उसे, जो कि इनिशिएटिंग कोडॉन का यहाँ पे वर्क करेगा, और यहाँ से इनिशिएशन की प्रोसेस, पॉलीपेप्टाइड इनिशिएट चेन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट और बताऊंगा। देखिए, जब हमारे इलोंगेशन की प्रोसेस स्टार्ट होनी है या इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट होनी है, तो मैंने जो अभी आपको EPA साइट बताई थी, याद है आपको, APE साइट मैंने आपको बताई थी, तो पहला जो tRNA का मॉलिक्यूल होगा वो किस साइट से अटैच होगा, वो A साइट से नहीं अटैच होगा। मोस्टली ये MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला जो अमाइनो जो tRNA है वो कहाँ से अटैच होगा, सो वो A साइट से नहीं, वो P साइट पे अटैच होगा। इस बात को याद रखिएगा, हमेशा फर्स्ट tRNA का मॉलिक्यूल अटैच होता है P साइट पे, उसके बाद फर्दर जितने भी tRNA के मॉलिक्यूल आएंगे वो अटैच होंगे A साइट पे, लेकिन जो फर्स्ट आपका अमाइनो एसिड है, जो फर्स्ट आपका tRNA लेकर के आ रहा है अमाइनो एसिड को, वो हमेशा अटैच होगा P साइट पे, P बॉन्डिंग साइट पे, जो कि राइबोसोम पे प्रेजेंट है। आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो देखिए ये AUG आ रहा है, आप इसे समझिएगा बहुत ध्यान से, इसे हम इलोंगेशन पॉलीपेप्टाइड चेन बोल रहे हैं कि अब हम इनिशिएट होने के बाद प्रोसेस को हमें क्या करना है, इलोंगेट करना है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये लार्ज सब यूनिट का पार्ट है, और ये साइट कौन सी है, ये P साइट है। ओके, ये कौन सी साइट है, तो ये A साइट है। मैंने बताया कि जो पहला AUG यहाँ पे प्रेजेंट है mRNA स्मॉल सब यूनिट पे राइबोसोम की, अब AUG के अपोजिट जो UAC लेके आ रहा है, मेथियोनिन अमाइनो एसिड लेकर के आ रहा है tRNA। ये आप tRNA का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं ना कि ये tRNA का मॉलिक्यूल है, तो ये लेकर के आएगा कहाँ पे, P साइट पे। अब देखिए उसके बाद क्या होगा कि जो सेकेंड tRNA का मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये सेकेंड tRNA का मॉलिक्यूल, ये P साइट पे नहीं जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये आ रहा है A साइट पे, एक्सेप्टर साइट पे ये आ रहा है। ओके, तो इस प्रोसेस को भी हम समझ गए हैं कि किस साइट पे कौन सा मॉलिक्यूल tRNA का मॉलिक्यूल आएगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हमने इस चीज़ को समझा कि जो चार्ज tRNA है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लिए रहेगा, जो कि राइबोसोम पे इंटर होगा। पहला जो mRNA है वो एंटी कोडॉन को शो करेगा, देन जो भी पेप्टाइड बॉन्ड हैं वो फॉर्म होते रहेंगे अमाइनो एसिड के बीच में। इस कॉन्सेप्ट को भी अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा स्टूडेंट, मैंने अभी तक आपको एक स्टेप में समझाया था कि AUG जो है उससे UAC अटैच हुआ, और किस साइड पे, P साइड पे। अब भाई P साइड तो पहले से फुल है, ठीक। मैंने बोला कि दूसरा, तीसरा, चौथा, अब जितने भी आगे आने वाले अमाइनो एसिड हैं वो हमेशा जिस साइड से अटैच होंगे वो A साइड होगा। तो पहले पे आपने देखा ये क्या था, मेथियोनिन था, अमाइनो एसिड था। क्लियर है आपको कि ये स्टार्टिंग कोडॉन था, भाई ये आके अटैच हो गया। देन उसके बाद जो सेकेंड अमाइनो एसिड आ रहा है tRNA में, तो आपने देखा कि उसके लिए यहाँ पे कोड प्रेजेंट है UUA, और इसका एंटी कोड क्या हो गया, AAU।
क्लियर है। और ये जो अमाइनो एसिड लेके आया है वो क्या है, ल्यूसीन है। अब देखिए अगले स्टेप में बहुत ध्यान से सुनिएगा होने क्या वाला है। ये जो मेथियोनिन का स्ट्रक्चर है ये उठा यहां से अमाइनो एसिड और ल्यूसीन पे आके अटैच हो गया ड्यू टू द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। और जब मेथियोनिन ल्यूसीन के स्ट्रक्चर से अटैच हुआ तो ये इनके बीच में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट हुई वो क्या, कौन सी बॉन्डिंग हुई, पेप्टाइड बॉन्ड। आपको मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि वाटर का मॉलिक्यूल एक रिमूव होता है और ये दोनों बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर NH2 और OH, याद होगा आप लोगों को, आई होप। ओके तो ये रिएक्शन यहाँ पे हुई तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेथियोनिन का स्ट्रक्चर आके ल्यूसीन पे अटैच हो जाएगा। अब अगला क्या होगा कि ये जो tRNA का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये tRNA ट्रांसफर हो गया E साइट पे, जो राइबोसोम पे E साइट प्रेजेंट है ना उस पे ये ट्रांसफर हो गया। तो जब ये E साइट पे ट्रांसफर हो गया तो tRNA जैसे E साइट पे पहुंचेगा वैसे ही वो एग्जिट हो जाएगा, वो निकल गया राइबोसोम से, रिमूव हो जाएगा। और जो आपका P साइट खाली हुआ है अब उस पे ये tRNA का मॉलिक्यूल आ जाएगा, समझ रहे हैं। देन यहाँ पे आप समझिएगा, मैंने आपको बताया कि जब जैसे ही tRNA का मॉलिक्यूल E साइट पे आया वैसे ही tRNA क्या हुआ, रिलीज हो गया। और ये आया कहां से था, P साइट से। अब आप देख रहे हैं ये P साइट क्या है, एम्प्टी हो गई है, क्लियर है। अब ये A साइट पे प्रेजेंट है ल्यूसीन और मेथियोनिन के साथ tRNA। अब ये tRNA कहां ट्रांसफर होगा, P साइट पे फिर से। और ये जो आपका नेक्स्ट tRNA आ रहा है अब ये अगेन कहां पे अटैच होने वाला है, A साइट पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ऐसे ही लगातार इलोंगेशन की प्रोसेस होती रहती है। mRNA का मॉलिक्यूल भी आगे की तरफ इंक्रीज होता रहता है, सॉरी इस साइड पे इंक्रीज होगा, mRNA का मॉलिक्यूल भी लगातार इंक्रीज होता रहेगा, यहां से ये इस शेप में आगे बढ़ेगा और लगातार ये जो tRNA के मॉलिक्यूल हैं वो भी यहाँ पे अटैच होते जाएंगे। सबसे पहले A साइट पे, A साइट से वो ट्रांसफर होगा P साइट पे और P साइट से फिर वो E साइट से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ऐसे लगातार यहाँ पे प्रोसेस होती जाएंगी और आपकी जो पॉली पेप्टाइड की चेन है वो लगातार इलोंगेट होती जाएगी। तो पहले आपने देखा कि M था, मेथियोनिन था, देन उससे ल्यूसीन अटैच हुआ और थर्ड वन अब देखें यहाँ पे ग्लाइसिन आ गया है। तो अब ये फिर से ल्यूसीन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, आप देख रहे हो ये फिर से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है और ये फिर से एक पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। फिर ये लगातार यहाँ से तीसरा रिमूव होगा, फिर एक नया, अब ये देखिए फेलिन ये यहाँ पे आ रहा है फिर से अटैच होने के लिए, तो लगातार यहाँ पे इलोंगेशन की प्रोसेस होती रहेगी। देन आप इसी तरीके से देखेंगे कि ये mRNA का स्ट्रक्चर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, जो भी कोड यहाँ पे अटैच फॉर्म होते रहेंगे फिर ये अटैच होता रहेगा और ये देखिए फिर यहाँ पे फिर एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। 1 2 3 4 5 अमाइनो एसिड अब तक अटैच हो चुकी हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब भाई जब प्रोटीन ने 20 अमाइनो एसिड की चेन फॉर्म कर ली, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म कर ली, तो अब उसे रिमूव भी तो होना पड़ेगा। अब रिमूव कहाँ पे होगा, तो mRNA के पास आपको पता है कुछ नॉनसेंस कोडॉन प्रेजेंट होते हैं जो किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, उन्हें हम टर्मिनेटिंग कोडॉन बोलते हैं, जिनके नेम हैं आप जानते हो UAG नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट इज अ इनिशिएटिंग कोडॉन हम उसे बोलते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे स्टॉप कोडॉन्स हमारे जो भी प्रेजेंट हैं, 3 नॉनसेंस कोडॉन जो भी हमारे पास प्रेजेंट हैं, जिन्हें कि हम UAA, UAG और UGA बोलते हैं, ये जैसे ही हमारे mRNA के स्ट्रक्चर में आएंगे वैसे ही हमारे अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड की चेन जो फॉर्म हो गई है वो रिलीज हो जाएगी और देन प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो इस स्टेप को हम इलोंगेशन के बाद के स्टेप को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलेंगे, टर्मिनेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे। तो आप जानते हो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन टेक्स प्लेस करेगी टर्मिनेटिंग कोडॉन के पास, जो कि UAA, UGE या UAG में से कोई भी हो सकते हैं, वैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन
लीड टू टर्मिनेट। देन जो भी चेन आपकी फॉर्म हुई है ये रिलीज हो जाएगी, राइबोसोम के स्ट्रक्चर से भी ये हट जाएगी एंड इट अंडरगोज फोल्डिंग टू फॉर्म स्पेसिफिक प्रोटीन, और फिर ये स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। कोलेजन प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है, जो भी प्रोटीन आपको फॉर्म करनी है वो स्ट्रक्चर यहाँ से फॉर्म होगा। एंड जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है वो भी mRNA का स्ट्रक्चर भी राइबोसोम से डिटैच हो जाएगा, और जो भी राइबोसोम की दोनों सब यूनिट थी वो भी अलग हो जाएंगी। तो ऐसे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस आपने देखी कि जैसे ही यहाँ पर इसे UGA स्टॉप कोडॉन मिला, वैसे ही यहाँ पे ये आपका जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो डिटैच हो गया। जो भी आपके अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी mRNA का स्ट्रक्चर है वो भी रिलीज हो गया, जो राइबोसोम की सब यूनिट्स थी वो भी दोनों एक दूसरे से डिटैच हो गई, और यहाँ पे न्यू प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो चुका है। अब ये सर्कुलर प्रोटीन है या इसका कैसा शेप, कौन सी स्पेसिफिक प्रोटीन होगी, वो डिपेंड करेगा प्रोटीन के ऊपर। सो आई होप स्टूडेंट्स आप इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये जितना भी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है मैं उसे उतने सिंपल वे में आपको अंडरस्टैंड करा पाऊँ। सो आई होप आप मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।